हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेशन के पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो लंग्स थे, लंग्स में जो छोटी छोटी जो एयर सैक्स थे जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, तो एल्वियोलाई में एयर पहुंचकर और किस प्रकार से ब्लड में डिफ्यूज होती थी। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, आपको ध्यान होगा कि ये एल्वियोलाई हैं और ये ब्लड वेसल हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर ब्लड में, ये ब्लड है, ब्लड वेसल, और ये एल्वियोलस है। तो एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो गई है और ब्लड से CO2 एल्वियोलस में पहुंच चुकी। अर्थात हमने बताया था एल्वियोलाई आर द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब एक्सचेंज तो हो गया, यहाँ पर डिफ्यूजन तो हो गया। अब ये ऑक्सीजन किस प्रकार से बॉडी टिश्यूज तक पहुंचेगी। मान लो यहाँ बॉडी टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज। अब ये बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन को जाना है और उसके उपरांत बॉडी टिश्यूज में जो CO2 उत्पन्न होती है, यहाँ ये सेल्स हैं, बॉडी टिश्यूज में ये सेल्स हैं, तो यहाँ जो CO2 उत्पन्न होती है, इस CO2 को यहाँ तक लाना है, एल्वियोलस तक, अर्थात लंग्स सरफेस तक लाना है। तो किस प्रकार से इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, अर्थात ऑक्सीजन किस प्रकार से यहाँ पहुँचेगी बॉडी टिश्यूज तक, और यहाँ उत्पन्न हुई CO2 किस प्रकार से यहाँ एल्वियोलस तक अर्थात लंग सरफेस तक आएगी। तो इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अर्थात ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहां से कहां तक, फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज, लंग्स टू बॉडी टिश्यूज। तो लंग्स से बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये चर्चा करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड में एक RBC में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। वह इस काम को करता है। यहाँ पर अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे रहे ना, ट्रांसफर में यहाँ तो डिफ्यूज हो गई, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिफ्यूजन के भरोसे रहे तो ये बॉडी टिश्यूज तक डिफ्यूजन के द्वारा कभी नहीं पहुँच पाएगी O2, इस तरह से CO2। तो क्योंकि डिफ्यूजन, अगर ये हीमोग्लोबिन ना हो और केवल हम डिफ्यूजन के इशारे कल्पना करें, तो हमारे जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लंग्स से और टो तक, पंजे तक पहुंचने में ही 3 साल लग जाएंगे। इसीलिए हीमोग्लोबिन इस काम को करता है। हीमोग्लोबिन में, ये हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है, हीम आयरन कंटेनिंग पार्ट, और ग्लोबिन यह प्रोटीन होती है। यह 4 सब यूनिट का बना होता है, इसलिए 4 हीम होते हैं। और एक हीम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। और ये O2 है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये प्रोसेस O2 कब कंबाइन होगा, ये हाई PO2 पर निर्भर करेगा। हाई PO2 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली यहाँ के, तो यहाँ हाई PO2 होगा और हाई PO2 से फिर ये ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बन जाएगा इनका HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ लो PO2 होगा इसलिए हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगी, और ये O2 ब्लड टिश्यूज में, उसमें बॉडी टिश्यूज में, ये सेल्स में ये डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हाई PO2 पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये उल्टा इसका हो सकता है ये लो PO2 अर्थात कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ऐसा हाई पार्शियल प्रेशर नियर द एल्वियोलाई होता है और कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लंग्स के पास होता है, और जिससे ऑक्सीजन फ्री कर दी जाती है और सेल्स के द्वारा ले ली जाती है, और हीमोग्लोबिन इज रीयूज्ड फॉर दिस प्रोसेस टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। यहाँ CO2 उत्पन्न होती है। अब ये CO2 किस प्रकार से यहाँ आएगी एल्वियोलस तक, अब इस बात के बारे में वर्णन करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहां से कहां तक? फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू लंग्स, बॉडी टिश्यूज से लेकर लंग्स तक CO2 का ट्रांसपोर्टेशन अर्थात यहां से यहां तक कैसे होगा। ये इसका CO2 का थोड़ा आसान है क्योंकि ये सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन ब्लड होती है, तो इसलिए इसका आसान है O2 की बजाय। मगर ये CO2 तीन स्टेट में ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन तीन अवस्थाओं में। पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था है इन डिजॉल्व्ड स्टेट, इन डिजॉल्व्ड स्टेट। तो डिजॉल्व अवस्था में का मतलब है कि यह जो CO2 है उसके ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर होता है और उसमें मिक्सअप हो जाती है और एक सॉल्यूशन के रूप में, सॉल्युबल फॉर्म में और लंग सरफेस तक पहुंचा दी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ इस मेथड से या इस अवस्था में केवल 5 to 7% CO2 का ही ट्रांसफर हो पाता है यहां से यहां तक। दूसरी अवस्था है एस बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में किस प्रकार से यह जाती है। तो एस बाइकार्बोनेट आयंस, तो यहां पर जैसे ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में ये RBC है, तो CO2 RBC में इंटर कर जाती है और RBC के वाटर के साथ ये CO2 कंबाइन हो जाती है और बनाती है कार्बोनिक एसिड बनाती है। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वहां एंजाइम एक प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और तुरंत ही यह कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में यह ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस मेथड से लगभग इस फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में लगभग 70% CO2 है। तो इसमें 5 से 7% थी डिजॉल्व स्टेट में, यहाँ पर 70% CO2 इस रूप में ट्रांसफर की जाती है। हालांकि ये बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये यहाँ से निकल आते हैं बाइकार्बोनेट आयंस, इससे RBC की जो मेम्ब्रेन होती है यह हाईली परमेबल होती है इनके लिए, और जितने ये बाइकार्बोनेट आयंस निकलते हैं उतने ही क्लोराइड आयंस यहाँ पर, ये आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, उतने ही क्लोराइड आयंस शिफ्ट हो जाते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी
और इसे कहते हैं क्लोराइड आयन के शिफ्ट होने को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। हेम्बर्जर नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसे हेम्बर्जर शिफ्ट भी कहते हैं, हेम्बर्जर शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट। तो इस प्रकार से इस रूप में बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में यह ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 हो रहा है, और लंग सरफेस पर पहुंचकर ये सारे रिएक्शंस अपोजिट होने लगते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और यहाँ CO2 मुक्त कर दी जाती है और CO2 उसमें एल्वियोलस में डिफ्यूज हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब तीसरे किस रूप में ये CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तीसरा है एस कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड के रूप में, जैसे यहां पर अभी बताया हीमोग्लोबिन हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो यहाँ CO2 जो हीमोग्लोबिन है तो उसके हीम वाले पार्ट से नहीं, ग्लोबिन वाले पार्ट से। ग्लोबिन का मतलब जो प्रोटीन पार्ट है उसका, ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है, आपको पता है प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, तो उसका जो एमीन रेडिकल है, तो एमीन रेडिकल से कंबाइन हो जाती है, और एमीन रेडिकल से कंबाइन होकर बनाती है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और ये भी ध्यान रखिएगा, यह हाई PCO2 पर ये पॉसिबल होता है जुड़ना। ये अगर यहाँ हाई PCO2 होता है कंपैरेटिवली यहाँ के, और हाई PCO2 पर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ये बन जाता है, और इस प्रकार से इस रूप में CO2 यहाँ आती है, और यहाँ पर आके CO2 अलग हो जाती है और वह पुनः एल्वियोलस में वापस आ जाती है। तो तीसरे रूप, यहाँ ये ध्यान रहे, ये लगभग 23%, लगभग 20 से 23% CO2 इस रूप में अर्थात कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड के रूप में ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बताया। इसके उपरांत जो मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए थे, अब वो किस प्रकार से फ्रेश एयर को इनटेक करेंगे और फॉल एयर अर्थात CO2 को एलिमिनेट करेंगे, ये प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाती है। तो ब्रीथिंग में कैसे इन्वॉल्व होते हैं और वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है क्या, तो अब हम चर्चा करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। तो अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है वह 14 से 18 पर मिनट होती है, अर्थात 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। और यह ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है इसमें 2 इवेंट इन्वॉल्व होती हैं, एक इंस्पायरेशन और दूसरी एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है कि इनटेक ऑफ फ्रेश एयर का ग्रहण करना, और एक्सपायरेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ होल एयर, शरीर से CO2 का बाहर निकालना, ये एक्सपायरेशन है। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों स्टेप्स को समझिएगा। सबसे पहले तो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, तो आपको पता है हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं ये स्टर्नम है, सबसे आगे की जो बोन है, इस तरह से अगर लेटरल साइड में खड़े हों तो ये स्टर्नम है। और ये पीछे की साइड में जो बैकबोन जिसे आप कह रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है।
तो ये स्टर्नम और ये वर्टिब्रल कॉलम, इनके बीच में आगे की तरफ जुड़ी हुई जो या साइड में जो रिब्स हैं, आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी हुई, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई, ये रिब्स होती हैं। तो ये रिब्स हैं, वैसे तो टोटल 12 पेयर्स रिब्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारी की सारी रिब्स को तो नहीं दिखाएंगे। तो ये रिब्स होती हैं, और ये फिगर मैंने इंस्पायरेशन का ही बनाया हुआ है। तो ये रिब्स हैं, इनके बीच में जो मसल्स होती हैं, मसल्स की दो लेयर होती हैं, एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर, जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। तो एक लेयर अंदर वाली लेयर है, और एक बाहर वाली लेयर है। तो ये बाहर वाली लेयर को तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है, इनको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और ये अंदर वाली है, उनको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये स्टर्नम, ये वर्टिब्रल कॉलम। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारी थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को जो मस्कुलर स्ट्रक्चर सेपरेट करती है, उसे डायफ्राम कहते हैं। यहाँ पर डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम है। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, तो इंस्पायरेशन में तीन बातें आप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप तीन बातें। सबसे पहले, रिब्स मूव अपवार्डली एंड आउटवार्डली। इस तरह से रेस्टोरेशन करेंगे तो रिब्स मूव अपवार्डली एंड आउटवार्डली, जिससे क्या होगा, यहां पर मैं लिखूं, रिब्स मूव अपवार्डली एंड आउटवार्डली। और ये किसकी वजह से? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ती हैं और इंटरनल वाली रिलैक्स होती हैं, इसीलिए रिब्स अपवार्डली और आउटवार्डली। एक बात। दूसरी बात, जो डायफ्राम है, यह हल्का सा नीचे की तरफ, ये डायफ्राम है, ये हल्का सा इस तरह से नीचे की तरफ मूव करता है। डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं, फ्रेनिक मसल्स कहते हैं उन्हें, फ्रेनिक मसल्स। और रिब्स अपवार्डली और आउटवार्डली मूव कर रही हैं, और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो जिससे क्या होगा, ये डायफ्राम लिख दिया मैंने, मूव्स डाउनवार्डली। जिससे क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वह इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, और जिससे क्या होगा, यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा बाहर कंपैरेटिवली, बाहर के प्रेशर से, और फ्रेश एयर इंटर कर जाएगी। जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है वह कम हो जाएगा, और फ्रेश एयर लंग्स में प्रवेश कर जाएगी और लंग्स फूल जाएंगे। तो ये हो गया इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। ये स्टर्नम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये रिब्स हैं। यहां पर अगर हम एक्सपायरेशन का बनाएंगे तो रिब्स मूव्स, इसका जस्ट अपोजिट, अपवार्डली है तो रिब्स मूव डाउनवार्डली, एंड इन आउटवार्डली था यहाँ इनवार्डली, तो रिब्स मूव डाउनवार्डली एंड इनवार्डली। तो ऐसे डाउनवार्डली इस तरह से, तो डाउनवार्डली और इनवार्डली। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से इनको रिब्स को बना रहा हूं।
आपको चित्र में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। और रिब्स जो मूव करती हैं, अब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन से ये वाली जो मसल्स हैं इंटरनल वाली मसल्स अब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये वाली रिलैक्स होंगी। अब एक्सटर्नल वाली रिलैक्स हो जाएंगी और इंटरनल वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो रिब्स मूव डाउनवर्डली एंड इनवर्डली। डायफ्राम मूव्स, यहाँ डाउनवर्ड होता था, यहाँ अपवर्ड मूवमेंट होगा डायफ्राम का। तो डायफ्राम का मूवमेंट इस तरह से, तो डायफ्राम तो अपवर्डली और ये रिब्स जो हैं ये डाउनवर्डली और इनवर्डली, जिससे क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा तो फॉल एयर बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस प्रकार से एक्सपायरेशन के द्वारा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इंस्पायरेशन की इन इवेंट्स में जो फ्रेश एयर को अंदर ले लिया जाता है। तो ये ब्रीथिंग में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, रिब्स, मसल्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम और डायफ्राम। तो इससे आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे।